हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान की प्रकृति को देखेंगे। इसके पहले हमने उसके परिभाषा और जो अप्रोच है, उपागम है, परंपरागत और आधुनिक दोनों को देख चुके हैं। और अगर आप उसको न देखे हो तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं उसे। ठीक है। तो राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है, इसकी प्रकृति में यह बोला जाता है कि भाई इसका प्रकृति का मतलब क्या होता है, कि स्वभाव कैसा है, ये देखने में कैसा लगता है, या विज्ञान है या फिर कला है या फिर दोनों है, क्या है ये, है ना। तो कई सारे विचारक आएंगे जो कहेंगे विज्ञान है ये, लेकिन कई सारे विचारक आलोचना भी करेंगे, कहेंगे नहीं, ये तो कला भी नहीं है, इसे कौन कह रहा है विज्ञान है, ऐसी बात कहेंगे। जबकि कुछ आएंगे कहेंगे नहीं, ये दोनों है, इसमें दोनों के तत्व दिखते हैं, है ना, ऐसी बात करेंगे। तो हम इसी को आज हम देखेंगे। ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में नेचर दिया होगा, तो नेचर का जो पोर्शन है आज हम कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई राजनीति विज्ञान विज्ञान के रूप में। ठीक है। तो विज्ञान का मतलब क्या होता है, कि जिसका एक निश्चित कारण हो, उसको व्यवस्थित तरीके से हम अध्ययन कर सकें और भविष्यवाणी दे सकें, यही तो विज्ञान है। तो अब इसके विज्ञान के रूप में कौन कौन इसे स्वीकार करता है, थोड़ा देखते हैं हम। ठीक है। फिर इसके पक्ष और विपक्ष में भी हम देखेंगे कौन क्या कह रहा है। ठीक है। तो राजनीति विज्ञान विज्ञान है। जो विचारक है, सबसे पहले अरस्तु। अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान कहा, मास्टर ऑफ साइंस कहा कि ये सभी विज्ञानों की क्या है, सिरमौर है, यही सारे विज्ञानों को कंट्रोल करती है, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। कैसे? क्योंकि कहते हैं जो भाई राजनीति होती है, राजनीति एक व्यवस्था देने का काम करता है, और व्यवस्था किसी राज्य के लिए और किसी राज्य के अंतर्गत जो अन्य भी सब सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी विषय हुआ, कोई विज्ञान से रिलेटेड हुआ, आप दूसरे जितने भी विषय हुए, मतलब कि कह सकते हैं आप, एजुकेशन हुआ, सोशोलॉजी हुआ, साइकोलॉजी हुआ, इन सब, या फिर जो भी और साइंस से रिलेटेड विषय हैं, उन सब का क्या है, यह सिरमौर है। भाई कोई शासक ही होता है जो सभी को नियंत्रित करता है। भाई एक शासक है, वो अपने देश के जितने भी विज्ञान के क्षेत्र उसको नियंत्रित करता है। तो जो ये शासक बनता है, इसको बनाने वाला कौन विषय है, राजनीति है। तो राजनीति तो सभी विषय का सिरमौर हुआ, ऐसी बात अरस्तु करते हैं। बर्नार्ड शा ने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। भाई आज जो आप सभ्यता देख रहे हैं, जितने भी डेवलपमेंट हुआ है हमारे मानवीय सभ्यता में, उसको सुरक्षित रखने का काम कौन करता है, राजनीति तो कर रहा है। भाई अगर एक व्यवस्था ना बने, एक राज्य ना बने, एक सरकार ना बने, तो क्या मनुष्य का जो मानवीय सभ्यता है वो सुरक्षित रह सकती है? भाई अगर किसी को डर ना हो कि हम किसी दूसरे के सभ्यता को या फिर उसके गरिमा को चोट पहुंचा देंगे, तो हमें कुछ नहीं होगा, उसे डर ही नहीं है, तो फिर कोई किसी को भी मारे पीटेगा, ये तो अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इस अव्यवस्था को व्यवस्था देने का प्रयास कौन करता है, राजनीति करती है। इसलिए यह क्या है, यह मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला एक विज्ञान है। ऐसी बात कौन कहते हैं, बर्नार्ड शा कहते हैं। ठीक है। अब इसको कौन कौन मानते हैं कि विज्ञान है, तो आप देख लीजिए, बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंसरी, जेलिनेक, फाइनल, लास्की। ठीक है। फाइनर होगा। तो ये सब क्या मानते हैं कि भाई ये राजनीति क्या है, विज्ञान है। ओके। अब हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विपक्ष में जो विचारक हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है। तो कुछ कहते हैं भाई कि मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता है, यानी कि मानव स्वभाव में नित्य नवीन परिवर्तन चलता रहता है, कुछ न कुछ होता रहता है। भाई आज आपका स्वभाव कुछ, आज आपका जो मूड है कुछ दूसरे फॉर्म में है, कल बदल जाएगा। तो आपका स्वभाव तो क्षण एक एक मिनट में बदल रहा है। तो विज्ञान में तो ऐसा नहीं होता भाई। कोई
ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ऐसा तो नहीं होता कि एक जगह काम करेगा दूसरी जगह नहीं काम करेगा। वो वस्तुनिष्ठ है, सर्वव्यापी है, हर एक जगह काम करेगा। तो मानव स्वभाव तो ऐसा नहीं है, तो हम इसका अध्ययन करने वाले विषय को हम विज्ञान कैसे कहें? ये लोग ऐसा कहते हैं। समझ रहे हैं आप कि भाई आपका स्वभाव एक जैसा नहीं रहता। आप कॉलेज में आपका मूड अलग है, आप रूम पे जाते हैं या फिर घर जाते हैं कहीं भी, आपका मूड अलग हो जाता है। आप किसी पार्टी में जाते हैं अलग, ठीक है। तो ये अलग अलग, आप कहीं डिप्रेशन में होते हैं तो अलग आपका मिजाज बन जाता है। तो आप तो परिवर्तनशील हैं, आप में नित्य नवीन परिवर्तन होता रहता है आपके स्वभाव में। जबकि विज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो तो सत्य है, जो है वही है, एकदम रीजन के बेस पर है। तो इसे हम कैसे विज्ञान कहें? ठीक है। अब इसी के बेस पर हम सारे जितने भी इसके विपक्ष में तर्क हैं उसको व्याख्यायित करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला है कि भाई सर्वमान्य नियमों का अभाव। इसमें कोई निश्चित नियम ही नहीं है। भाई आप इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो भी विज्ञान के विषय आप पढ़ते हैं उसमें आप ये पढ़े होंगे कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में तो ऋण आवेश होता है, वो प्रोटॉन को खींचेगा ही अपनी तरफ। ये एक नियम हो गया, और वो भी सर्वमान्य नियम होगा। भाई ऐसा तो नहीं है कि आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इंडिया में खींच रहा है और यूरोप में गया या फिर कहीं दूसरे देश में गया तो नहीं खींचेगा, ऐसा नहीं है, वहाँ भी वही काम करेगा। भाई ये फ़ोन ऐसा नहीं है कि आप जहाँ बैठे हैं वहीं चलेगा, आप जहाँ जाएंगे दूसरी जगह भी वहाँ भी चलेगा फ़ोन, तो ऐसा तो नहीं है। समझ रहे हैं? तो विज्ञान निश्चित है, इसका एक नियम है, लेकिन इसमें कोई निश्चित नियम ही नहीं है। समझ रहे हैं? भाई कोई निश्चित नियम नहीं है। भाई आज मनुष्य जो शासन में व्यक्ति बैठा है, शासक बना है, वो कुछ इस तरह कार्य कर रहा है, मतलब कि कोई योजना बना रहा है, उसको लागू करवा रहा है, कोई दूसरा आएगा तो वो दूसरी काम करेगा, दूसरा वर्क करेगा। तो इसमें एक निश्चित नियम तो है ही नहीं, तो इसे हम विज्ञान कैसे कहें? समझ रहे हैं? दूसरा यह है कि भाई इसमें कार्य एवं कारण में निश्चित संबंध का अभाव है ही नहीं। भाई आप ये कहते हैं कि भाई अगर एक ये वायर है, ठीक है, इस वायर में जो इलेक्ट्रॉनों की गति होगी, अगर यहाँ से हम आवेश को लगाएं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की ओर उल्टा बहते हैं। समझ रहे हैं? तो एक निश्चित नियम है इसमें, और इसका कारण क्या है? भाई इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होंगे तो इसका कारण क्या होता है कि हम यहाँ आवेश लगाए हैं, उसी प्रकार क्या कह सकते हैं कि भाई इसमें कोई निश्चित नियम ही नहीं है। समझ रहे हैं? भाई बारिश होती है तो इसका नियम है, मतलब कि एक कारण है। कोई भी घटना होती है, हलचल होती है, ज्वालामुखी निकलती है, तो इसके पीछे एक रीजन है। समझ रहे हैं? लेकिन इसके जो राजनीति विज्ञान है इसके पीछे कोई रीजन निश्चित हो नहीं पाता। भाई इसमें अगर एग्जांपल देखें, जो फ्रांस, रूस और चीन में क्रांतियाँ हुई, इसके जो रीजन थे क्रांतियों के वो अलग अलग थे। भाई फ्रांस में किसी और के लिए, समझ रहे हैं? तो इसमें कोई निश्चित नियम नहीं है, और क्योंकि सबका रीजन अलग अलग है इसलिए इसमें एक निश्चित कोई नियम नहीं है, कार्य कारण का संबंध हम नहीं स्थापित कर सकते। समझ रहे हैं? तो कैसे हम कह दें कि ये विज्ञान है? कैसे कह दें कि ये विज्ञान है? ठीक है। तीसरा है कि प्रयोग या परीक्षण इसमें संभव नहीं है। इसमें हम कोई भी एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, परीक्षण कर ही नहीं सकते। क्यों? ब्राइस कहते हैं कि भाई भौतिक विज्ञान में, ब्राइस कहते हैं कि भौतिक विज्ञान में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बार बार प्रयोग किया जाता है। सही बात है। एडिसन ने बहुत सारे प्रयोग किए, हजारों बार प्रयोग किए, तब जाकर वो बल्ब का निर्माण कर पाए, है ना, दुनिया रोशन हुई। तो भौतिक विज्ञान में संभव है कि हम कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में एक प्रयोग बार बार नहीं दोहराया जा सकता। भाई एक घटना घटी उसको हम दोबारा थोड़ी ला सकते हैं, क्योंकि उसी प्रकार की दशाएं दोबारा नहीं पैदा की जा सकती। समझ रहे हैं? जो हमारे यहाँ आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है, ऐसा तो नहीं कि हम दोबारा उसको ला सकते हैं, नहीं ला सकते। भाई आज़ादी की लड़ाई किस लिए लड़ी गई? स्वराज के लिए, जो एक जकड़न थी, गुलामी थी, परतंत्रता थी, उसको तोड़ने के लिए।
तो वो दशा दोबारा कहाँ आ सकती है, उसे तो दोबारा नहीं दोहराया जा सकता, इसलिए हम उसका परीक्षण नहीं कर सकते दोबारा। जैसे कोई नदी के प्रवाह, जैसे कोई नदी के एक ही प्रवाह में दोबारा नहीं प्रवेश कर सकता। भाई नदी कोई ऐसे ऐसे प्रवाहित हो रही है और उसका वो जल ऐसे हलचल कर रहा है ऊपर नीचे, तो अगर आप एक बार एक धारा में प्रवेश करेंगे इसमें, तो अब ऐसा नहीं कि ये धारा फिर कहीं आपको दिखेगी। ये वाले जो उठी थी, ये धारा आपको मिलेगी ही नहीं, हेरा जाएगी, आपको गुम हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगला हम देखते हैं भविष्यवाणी का अभाव है इसमें। बिल्कुल सही है भाई, हम जो मौसम विज्ञान है वो भविष्यवाणी करते हैं कि भाई आज बारिश होने की संभावना है ना, आप सुनते होंगे। लेकिन इसमें नहीं है, वर्ग कहते हैं भाई राजनीति में भविष्यवाणी करना मूर्खता के सिवाय कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। राजनीति को अगर हम भविष्यवाणी कर रहे हैं तो ये मूर्खता है, और क्या है, कुछ नहीं। क्योंकि भाई भविष्यवाणी हम करते हैं कि आज ऐसा होगा, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि होगा, नहीं होगा। समझ रहे हैं भाई? आज आप कह दिए कि हम जाकर कहीं भाषणबाजी करेंगे राजनीति के संबंध में, और होने लगी बारिश या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, आप जा ही नहीं सकते, तो कहाँ होगा वो। जबकि अगर ये कह दिया जाए कि भाई बारिश होगी, तो बारिश को कोई नहीं रोक सकता, वो तो होगी ही फिर, वो भविष्यवाणी होता है। अगला है कि इसमें निश्चितता का अभाव है, कोई भी निश्चित इसमें है ही नहीं कुछ। राजनीति विज्ञान के आधार निश्चित होते हैं और निष्कर्ष संदेहात्मक। एकदम आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी कैसा हम निष्कर्ष निकाल दें, है ना? क्योंकि मानव व्यवहार ही नहीं निश्चित है, और क्योंकि राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन करती है? संपूर्ण मानव जगत का ही अध्ययन करने वाला विज्ञान है ये। तो अब इसे हम कैसे विज्ञान कहें, क्योंकि इसमें कोई निश्चितता है ही नहीं। समझ रहे हैं? इसका निष्कर्ष हम कोई एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते। भाई किसी दूसरे विज्ञान की बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात है, तो उसमें आप एक निष्कर्ष निकाल देते हैं। भाई आप मैथमेटिक्स में 2+2 4 ही करेंगे, समझ रहे हैं? लेकिन इसमें 2+2 5 भी हो सकता है, इसलिए इसमें निश्चित नहीं है। भाई आज आप कह रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये तो 5 हो गया। तो कोई निश्चित अभाव इसमें, मतलब कि निश्चितता का बिल्कुल ही अभाव है, निश्चित बिल्कुल है ही नहीं है। ठीक है, अब इसकी आलोचना भी कुछ करते हैं, बड़ा खतरनाक करते हैं। देखिए, वकील कहते हैं, हमने स्टार लगा के रखा है इनके नाम के आगे, तो यानी कि ये इम्पोर्टेंट के बेस पर लगाया गया है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। देखो, अब देखो यार, अब देखो हमारे राजनीति विज्ञान को कैसा ये आक्षेप लगा रहे हैं कि ये तो कला भी नहीं है, हैं? हमारी राजनीति विज्ञान की इतनी खतरनाक आलोचना ये कर दे रहे हैं, हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं, जीवन माने, और ये उसको कला भी नहीं मान रहे हैं। तो क्या करेंगे? अब विचारक हैं, मान रहे तो हमें भी मानना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इनकी बात जो ये कहे हैं, अब है कि नहीं, अब लास्ट तक आपको पता हो जाएगा क्या है ये। ठीक है, मैटलैंड कहते हैं कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत, ध्यान दीजिए, ये कोटेशन यूजीसी में आया है और पीजीटी में आया है, यूजीसी नहीं तो ठीक है, लेकिन पीजीटी में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आप इसे देखिए, जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत प्रश्नों को देखता हूँ, जब मैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रश्नों को देखता हूँ, तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। ये कहते हैं कि जब हम परीक्षा देने जाते हैं, तो वहाँ जब प्रश्न आते हैं, प्रश्न तो ठीक है, लेकिन वहाँ जो ऊपर लिखा होता है राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, तो बड़ा खेद होता है कि यार ये विज्ञान कैसे है। ऐसी बात मेटलैंड कहते हैं। ठीक है, बर्क कहते हैं कि यार जिस प्रकार हम सौंदर्य विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। ये कौन है जो कह रहा है राजनीति विज्ञान को विज्ञान? नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये। ऐसी बात बर्क करते हैं। बिलोबी कहते हैं भाई राजनीति का विज्ञान बनाना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। बिल्कुल नहीं संभव है कि राजनीति विज्ञान बन जाएगी। अब इसके पक्ष में हम तर्क देखते हैं कि राजनीति विज्ञान
विज्ञान है कैसे है, ठीक है। तो इसमें पहला है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन, ठीक है। तो विज्ञान की एक जो है लक्षण होता है कि हम विज्ञान को व्यवस्थित तरीके से एनालिसिस करते हैं, उसका स्टडी करते हैं और एक क्रमबद्ध, है ना, सिस्टमेटिक। तो राजनीति में भी सिस्टमेटिक अध्ययन होता है किसका? राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार, सरकारी संस्थाओं, धारणाओं, विचारों का क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम व्यवस्थित अध्ययन करते हैं किसका? राज्य का। भाई राज्य का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं कि राज्य क्या है, कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कितने एलिमेंट्स हैं, सरकार क्या क्या रोल है, इस तरह करके हम एक स्टडी करते हैं ना। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। तो ये तो विज्ञान का लक्षण होता है। तो ये तो लक्षण होता है उसका, तो ये तो विज्ञान हुई ना। दूसरा है सुनिश्चितता। भाई जो कह रहे थे कि भाई निश्चितता इसमें नहीं है बिल्कुल है। कैसे है देखिए, राज्य, विधि, न्याय, शिक्षा, कानून, क्रांति आदि के संबंध में कुछ ऐसे नियम व सिद्धांत हैं जो प्रत्येक परिस्थिति या देश में लागू होता है। बिल्कुल लागू होता है। भाई आपने जो एक कानून बना दिया तो ये पूरे भारत में लागू होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ दिल्ली में भी खाली दिल्ली में लागू होगा, बाकी यहाँ देश मतलब कि और जो स्टेट हैं उन पे नहीं होगा। तो होगा भाई, वहाँ भी होगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि भाई अगर शोषण किसी व्यक्ति का होता है, ठीक है, भाई शोषण होने पर व्यक्ति क्रांति कर देते हैं। भाई आपका लगातार आपका शोषण होता रहे तो एक दिन जरूर आएगा जब आप उस व्यक्ति के प्रति या उसके विरुद्ध आप क्रांति करेंगे जो आपके ऊपर प्रताड़ना किया होगा, आपका शोषण किया होगा। तो ये तो एक सुनिश्चितता हुआ ना। और क्योंकि शोषण होने पर क्रांति कर दिया इसलिए कार्य कारण का संबंध भी बैठ रहा है यहाँ। भाई शोषण एक क्या है? कारण है, एक रीजन है शोषण। और क्योंकि क्रांति होने का रीजन शोषण है तो क्रांतियाँ होती हैं, ठीक है। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि यदि मौसम विज्ञान विज्ञान है तो राजनीति विज्ञान भी विज्ञान हो सकता है। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? आप मौसम विज्ञान को तो विज्ञान कह दे रहे हैं। भाई आप जो कहते हैं कि आज बारिश होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होती, तब तो आप नहीं कहते कि ये विज्ञान नहीं है। तो हमारे राजनीति विज्ञान को कहीं आप इतना कह रहे हैं कि ये राजनीति मतलब विज्ञान नहीं है। दूसरा परीक्षण संभव। इसमें परीक्षण संभव कैसे कि इसमें जो परीक्षण का मतलब किसी भी क्रमबद्ध प्रयोग से है। किसी का हम क्रमबद्ध प्रयोग करते हैं, जैसे संपूर्ण मानव जगत इसकी प्रयोगशाला है। संपूर्ण मानव जगत जहाँ जहाँ भी मानव है, पूरी दुनिया की बात हो रही है यहाँ, तो सबका प्रयोग किया जाता है। और आपको ये जानना चाहिए कि राजनीति विज्ञान की जो प्रयोगशाला है वो मानव जगत ही है। भाई आप फिजिक्स में द्रव्य पदार्थ इन सब का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन करेंगे, लेकिन आप राजनीति विज्ञान में मानव के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। वो किस प्रकार के एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो कितना डेवलप कर रहा है, क्या है, कैसा है। तो इस तरह का अध्ययन इसमें होता है। तो ये तो परीक्षण है, होता है, इसमें परीक्षण संभव है। गार्नर कहते हैं, बहुत अच्छी परिभाषा ये है। देखिए, प्रत्येक नए कानून का निर्माण, प्रत्येक नई संस्था की स्थापना, सॉरी यहाँ नई होना चाहिए, ठीक है। तो प्रत्येक नए कानून का निर्माण, प्रत्येक नई संस्था, यहाँ नई कर लीजिए, तो प्रत्येक नई संस्था की स्थापना और प्रत्येक नई बात का प्रारंभ एक प्रयोग ही होता है। भाई आप कोई नया चीज़ करने जा रहे होते हैं तो ये तो एक प्रयोग ही होता है। भाई आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो ये तो एक प्रयोग ही है। अब प्रयोग करते करते आप इसमें मास्टर हो जाएंगे और आप राजनेता बन जाएंगे, तब जाकर आप सिद्ध कर पाएंगे कि हाँ इसमें स्थायित्व है ना। तो प्रत्येक नए कानून का निर्माण, प्रत्येक नई संस्था की स्थापना, प्रत्येक नई बात का प्रारंभ एक प्रयोग ही होता है, एक परीक्षण ही होता है, क्योंकि वह उस समय तक अस्थायी या प्रस्ताव के रूप में ही समझा जाता है जब तक कि परिणाम
उसके स्थायी होने की योग्यता न सिद्ध कर दें। भाई हम कोई अगर कानून बनाते हैं, हमने बना दिया कि भाई जो घरेलू हिंसा है वो नहीं होगा, डोमेस्टिक वायलेंस के प्रति हमने कानून बना दिया, लेकिन अब ये एक प्रस्ताव के रूप में, एक परीक्षण के ही रूप में है। इसे हम एक अस्थायी प्रस्ताव ही समझ सकते हैं, अस्थायी प्रस्ताव ही समझ सकते हैं, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट हमें नहीं दिखा है कि इससे रोकथाम हो रहा है। भाई डोमेस्टिक वायलेंस में रोकथाम हो रहा है या फिर अभी भी हो रहा है। तो हम कोई भी जैसे इसको बना दिए और इसको हम कह दिए कि देश में अब लागू होगा। अब जब इसका रिजल्ट आएगा और जब हमें यह दिखेगा कि भाई अब तो डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत कमी आई है और महिलाओं को अब सही तरीके से रखा जाता है या उनको भी अधिकार दिया जाता है, उनको भी कई सारी स्वतंत्रता है, अब घर में उनकी स्थिति एक गृहदासी तुल्य नहीं है, तब हम कह पाते हैं कि हाँ ये सही था, ठीक है, ये कानून सही था। तो जब हम पहली बार कोई चीज़ करते हैं तो वो एक परीक्षण ही होता है। तो परीक्षण तो विज्ञान का लक्षण है, तो ये विज्ञान क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो वे विज्ञान हुआ। अगला है कार्य कारण में संबंध है, बिल्कुल। उदाहरण के लिए फ्रांस, रूस तथा चीन में हुई क्रांति के अलग अलग कारण बताए जाते हैं, हाँ बताए जाते हैं बिल्कुल। परंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो इन देशों यानी कि इन तीनों ही देशों में क्रांति के कारण एक जैसे थे। भाई क्या कारण था? भाई तीनों ही देशों में अत्याचार चरम सीमा पर थी और लोगों के उनके अधिकार से वंचित किया गया था। भाई उन पर मनमाना व्यवहार किया जाता था, तो लोगों ने क्रांति कर दी। ठीक है, तो भाई जो कारण था क्रांति का, जो कारण था क्या था? शोषण था। ठीक है भाई, जो क्रांति हुई उस क्रांति एक कार्य हुआ। अगर क्रांति एक कार्य हुआ तो इसका कारण क्या हुआ? शोषण। शोषण के कारण ही क्रांति जैसा कार्य हुआ, तो ये तो कार्य कारण बैठ रहा है ना, तब तो हम विज्ञान तो इसे कहेंगे, विज्ञान तो हो गया ये। ठीक है, तो ये पक्ष में इसके तर्क हैं। और भी देखिए, भविष्यवाणी की क्षमता। भविष्यवाणी की क्षमता ये है, आप ये समझिए कि जहाँ भी किसी भी मानव का, किसी भी देश में, कहीं भी पृथ्वी पर अगर कहीं भी मनुष्य रहता है, अगर उसका शोषण आप ज़बरदस्त कर दें तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपके विरुद्ध आवाज़ उठाएगा, क्रांति करेगा और आपको वो सबक सिखाएगा जो आप कल्पना नहीं किए होंगे। तो भविष्यवाणी तो है इसमें कि शोषण होने पर क्रांतियाँ होती हैं। ठीक है, सर फ्रेडरिक पोलक कहते हैं कि जिस प्रकार नैतिकता का विज्ञान है, उसी प्रकार और उसी भाव में, उसी तरह क्या है, उसी सीमा तक राजनीति भी विज्ञान। भाई जिस प्रकार हम नैतिकता का एक विज्ञान है, उसको विज्ञान कह सकते हैं, एक साइंस कह सकते हैं, तो उसी सीमा तक राजनीति भी विज्ञान है। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान कला के रूप में। कला होता क्या है? कला एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपके अंदर जो सुंदरता है, किसी भी व्यक्ति या मानव के अंदर जो सुंदरता है उसको प्रकट करने का जो माध्यम होता है, उसी को हम कला कहते हैं। भाई आपके अंदर संगीत की एक कला है, अब आप उसे जो प्रकट करेंगे तो कला के रूप में ही तो करेंगे। समझ रहे भाई? आपके अंदर चित्र बनाने का एक कौशल है, कुशलता है, तो अब उसे जो व्यक्त करेंगे आप, उसको व्यक्त करने का माध्यम कला ही तो होगा, तो चित्रकला होगा, तो वही तो कला है। तो कला क्या होता है? हमारे अंदर जो सुंदरता है उसी को हम कला के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, कला प्रकृति से भिन्न एक मानवीय कुशलता है। ठीक है, किसी कार्य के निष्पादन में कल्पनात्मक कुशलता का प्रयोग होता है या किया जाता है। ठीक है, कला कल्पनात्मक है, विज्ञान की भांति सुनिश्चित व नियमबद्ध नहीं है। भाई कला एक कल्पनात्मक है, कुशलता है, एक विशेष प्रकार का कौशल है। इसमें विज्ञान की बात ऐसा तो नहीं है कि निश्चित है ना, इसमें कार्य कारण है, भविष्यवाणी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें, ये एक भावात्मक कल्पनात्मक चीज़ है। ठीक है, कला का आधार व्यक्तिगत विवेक, भिन्नता, अनुभव व कुशलता है। ठीक है, भविष्य में राज्य और राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसकी बात जो करे वही तो कला है। भाई अरस्तु क्या कहता है, प्लेटो, अरस्तु का नाम निकला है, प्लेटो कहा करते थे कि भाई राजनीति क्या है? कला है। और क्योंकि जो
प्लेटो थे वो सुकरात से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आप प्लेटो को पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में, तो प्लेटो कहते हैं भाई, जैसे सुकरात कहते थे कि भाई जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो एक कला है। पॉलिटिक्स इज ए आर्ट एंड पॉलिटिशियन, जो राजनेता होता है वो एक आर्टिस्ट है, एक कलाकार है। तो अब क्योंकि कलाकार है इसलिए उसमें एक विशेष प्रकार की कला होती है। कौन कला? शासन के संचालन की। उसमें शासन की संचालन की एक कला होनी चाहिए। और प्लेटो या सुकरात तो यह कहते थे कि भाई अगर हम मोची से, मतलब कि जैसे अगर हम मोची से केवल हम जूता सिलवा सकते हैं, बढ़ई से खाली हम लकड़ी का काम करवा सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि हम जो है लकड़ी का काम जाकर मोची को दे देंगे, या फिर आपके कपड़े का काम है हम जाकर जो बढ़ई को दे देंगे। वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो कुशलता है, कौशलता है, वो एक विशेष क्षेत्र है। वो लकड़ी या फिर टेबल फर्नीचर बनाने में एक्सपर्ट है, ठीक है। जबकि जो दर्जी है वो कपड़ा सीने में एक्सपर्ट है, जो मोची है वो जूता सीने में एक्सपर्ट है। तो अलग अलग इनका एक्सपीरियंस है, अलग अलग कौशलता है। तो सुकरात कहता था कि भाई जो व्यक्ति शासन संचालन में निपुण हो उसे ही शासन में जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम मोची को वहाँ बैठा देंगे तो वो खाली वहाँ जूता सीने का काम करेगा। अगर एक व्यापारी को वहाँ बैठा दें हम और कह दें कि चलिए आप जो है शासन संचालित करिए, तो वो तो देश को बेच के खा लेगा। समझ रहे हैं? वो व्यापार बना देगा शासन को। तो इस तरह के व्यक्तियों को वहाँ भेजने का क्या मतलब है? ठीक है, इस तरह की बात वो लोग करते थे। इसलिए वो कहते हैं कि राजनीति एक कला है, ठीक है। राजनीति विज्ञान के विद्वान राजनीति संबंधित नियमों का निर्धारण करते हैं। वह जो पॉलिटिकल साइंस के जो फिलोसफर हैं, विद्वान हैं, वो एक नियम बनाते हैं, और एक राजनीतिज्ञ जो होता है उन नियमों को व्यवहारिक रूप देकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है। यहाँ काल हो गया है, सॉरी, यहाँ कला होगा, ठीक है, आप कर लेंगे कला। तो भाई कोई नियम है। अब जो राजनीतिज्ञ होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, उनको व्यवहारिक रूप देकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, अपनी कुशलता का, कि कितने अच्छे से उत्कृष्ट तरीके से इसको लागू कर देते हैं और लोगों का कल्याण कर देते हैं। ऐसे इसमें देखा जाता है, ठीक है। कला जीवन का चित्रण प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान राजनीतिक जीवन का चित्रण करता है, ठीक है। ब्लंसली कहते हैं कि राजनीति शास्त्र से विज्ञान की अपेक्षा कला का अधिक बोध होता है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध राज्य के व्यवहारिक संचालन अथवा निर्देशन से है। भाई ये तो बात है ही कि भाई जो पॉलिटिशियन होता है वो एक कुशलता उसमें होती है, कौशलता, तभी तो वो अच्छे से दूसरों को इम्प्रेस कर पाएगा भाई, योजनाएं बना पाएगा, जनता का कल्याण कर पाएगा। एक विशेष निपुणता तो होनी चाहिए। तो निपुणता क्या है? कला ही तो है, ठीक है। अब हम देखते हैं राजनीति विज्ञान और कला दोनों ही है। तो कैटलिन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का अर्थ विस्तार करते हुए कहते हैं कि कला, दर्शन और विज्ञान तीनों ही है। कौन? राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में कला भी है, दर्शन भी है और विज्ञान भी है, ऐसा मानना कैटलिन का है, ठीक है। लासवेल ने भी इसे कला, विज्ञान और दर्शन का संगम कहा है। तो ये लोग कहते हैं कि भाई इसमें कला भी है, भाई कुछ कलात्मक चीज़ें भी है। जो राजनेता होता है वो कला का प्रदर्शन करता है, और क्योंकि इसमें विज्ञान भी है भाई, इसमें कार्य कारण का संबंध भी है। शोषण होगा तो क्रांति हो जाएगी, कोई भी गलत अन्याय होगा तो उसके विरुद्ध निगेटिव रिफ्लेक्शन आ सकता है। तो ये विज्ञान के ही है। और दर्शन है क्योंकि इसमें विशेष प्रकार के कब, क्यों, कैसे, दर्शन को तो सारे विषयों की जननी ही माने जाता है। एक बार क्वेश्चन भी आया था कि दर्शन शास्त्र सभी विषयों की जननी है, पुष्टि करिए, ऐसे करके आया था। तो अब इसमें नहीं आया था, मतलब कि जो फिलॉसफी के स्टूडेंट्स थे उनमें आया था। और तो इस प्रकार ये तीनों ही हैं। लासवेल ने भी इसे कला, विज्ञान और दर्शन का संगम कहा है। तो आप बारीकी से अगर निरीक्षण या परीक्षण करेंगे तो इसमें आपको तीनों ही दिखेगा, क्योंकि इसमें फिलॉसफी के भी बहुत सारे आधार हैं, ठीक है। इसमें आपको कला भी दिखेगा, इसमें आपको विज्ञान भी दिखेगा।
तो इसलिए इसे हम तीनों मान सकते हैं, क्योंकि तीनों ही इसमें दिखता है। अब जो दिखेगा, जो होगा, वही तो हम मानेंगे। ठीक है, तो विज्ञान भी तो है ही, कला भी है, और फिलॉसफी की बातें तो इसमें होती है। आप वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ेंगे, उसमें दर्शन पढ़ेंगे। आप जब चिंतन पढ़ेंगे भारत के जो विचारक हैं, तो वो भी एक दर्शन का ही पोर्शन है। तो इस प्रकार ये कला भी है, विज्ञान भी है, दर्शन भी है। ऐसी ही बात कैटरीन और लासवेल कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपकी जो क्वेरीज हो, जो क्वेश्चंस हो, उसे आप कमेंट में लिखिए, और खूब लिखिए, तो उसका आंसर हम करेंगे। ठीक है आपको। ओके, बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।